Hello dear students. In this lecture, we will discuss about phases of RUP. As we have already discussed about some of the basic concept of RUP, the basic model basically comprised of iteration model, incremental model as we have studied earlier. हमने जैसा कि पढ़ा है कि RUP में कुछ बेसिक क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी कंट्रीब्यूट करते हैं along with अजाइल. तो यहाँ पे क्लासिकल मॉडल एक तरह से मैं बोल सकता हूँ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल एसडीएलसी मॉडल प्लस अजाइल. ये शॉर्ट फॉर्म के लिए याद रख सकते हो आप कि आरयूपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल एसडीएलसी एंड अजाइल मॉडल, राइट? सो we have discussed about inception, elaboration, construction and transition. You can recall the diagram where we have mentioned these particular phases and mapped the activities of classical SDLC. हमने वहां पर प्लानिंग भी मेंशन किया हुआ है, मॉडलिंग भी किया है, कंस्ट्रक्शन भी किया है, डिप्लॉयमेंट भी किया है. मींस सबसे पहले कम्युनिकेशन होगा, देन प्लानिंग होगा, देन मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. दिस वाज द रेगुलर एसडीएलसी. बट इसको हमने एक पर्टिकुलर 4 फेजेस में जो कि आरयूपी के स्पेसिफिक फेजेस हैं उसमें मैप किया है. सो एसडीएलसी को हमने मैप किया है इन 4 फेजेस में. यहां पर हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि इंसेप्शन जो फेज होगा वो कब से कब तक एक्टिव रहेगा. यू कैन रिकॉल दैट डायग्राम जहां पर अपने ग्राफ्स बनाया था कि प्लॉट किया था कि कौन सी टीम कब एक्टिवेट रहेगी. हमने ये देखा था ट्रांजिशन टीम सबसे एंड में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद डिप्लॉय होता है, एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाके शिफ्ट होता है, उसे ट्रांजिशन बोलते हैं. वो टीम सबसे लास्ट में एक्टिवेट होती है. इंसेप्शन टीम सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएगी. मैं उनको टीम वाइज इसलिए विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप ये अज्यूम कर पाए कि ये पर्टिकुलर 4 फेजेस बेसिकली 4 टीम इसको लीड कर रही होंगी और वो टीम कब कौन सा काम करेंगी या कौन से टीम के पास कब है ना मैक्सिमम टास्क रहेगा या उनका मैक्सिमम काम उस पर्टिकुलर टाइम जोन पर रहेगा, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप वो डायग्राम एक बार देख सकते हैं जो अपन ने पहले बताया. अब यहां पर जो हमें ध्यान देना है वो कम्युनिकेशन फेज और प्लानिंग फेज, ये दोनों पर्टिकुलर फेजेस से मिलकर जो मैपिंग की एक्टिविटी हमने देखी थी उस डायग्राम में, इससे बन रहा है हमारा इंसेप्शन. सो आप ये बोल सकते हैं कि आरयूपी ने कोशिश की है कि इंसेप्शन फेज की वो बात कर रहे हैं जिसमें ज्वाइंटली कम्युनिकेशन और प्लानिंग एक्टिविटीज होंगी, राइट? अगर मैं इलेबोरेशन फेज की बात करूं तो इलेबोरेशन फेज इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ planning phase and modeling phase. We can say that elaboration phase is the combination of planning phase and modeling phase. Next we can see the construction. So you are seeing construction only. So this phase will be solo, means अकेला यही रहेगा construction. सो जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ ये बेसिकली आरयूपी के फेजेस हैं जो रेगुलर एसडीएलसी मॉडल पर मैप किए गए. ठीक है. अब इसके बाद हम चौथे फेज की बात करें जिसका नाम है ट्रांजिशन. सो ट्रांजिशन फेज विल कंप्राइज ऑफ these two particular models, these two particular phases like construction and deployment. So we can write here transition. Now you can notice that आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नया नहीं हुआ है. पहले से ही सारी एसडीएलसी की प्रोसेस ही हमने कंसीडर की है. बट नया क्या है? थोड़ा बहुत नया ये है कि कम्युनिकेशन और प्लानिंग को हमने मर्ज करने की कोशिश की है. मतलब हमने एक ऐसा मॉडल फॉर्मुलेट करने की कोशिश की है जिसमें ये दो फेजेस अलग ना होकर एक पर्टिकुलर ज्वाइंट फेज क्रिएट करें जिसका नाम अपन इंसेप्शन रखते हैं. एक्चुअली हम जो यहाँ पर करने जा रहे हैं वो बेसिकली इंटरलीविंग कहलाती है. हम यहाँ पे दोनों फेजेस को मर्ज करके ज्वाइन करके इंटरलीव करना चाह रहे हैं. तो ये कम्युनिकेशन अकेला काफी नहीं है, प्लानिंग अकेली काफी नहीं. सो ये दिस वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ आरयूपी. सो यहाँ पे ये चारों पर्टिकुलर फेजेस मैप कर दिए गए हैं. आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन फेजेस से कौन सा फेज आरयूपी का बना है. एज यू कैन सी द फर्स्ट फेज ऑफ आरयूपी इज इंसेप्शन फेज. इंसेप्शन फेज, और ये बना किन दो पर्टिकुलर फेजेस से है एसडीएलसी के. आपने देखा था कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग. तो कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग में दोनों चीजें कवर अप हो रही हैं, कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग. तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन यहां पर हम बात कर रहे हैं जो एंड यूजर है, या एंड यूजर नहीं, कस्टमर क्लाइंट की बात करेंगे. क्लाइंट जो है वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट डेवलपर को कन्वे कर रहा है. कम्युनिकेशन
प्रोसेस, जो कि एसडीएलसी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो कम्युनिकेशन होगा एंड प्लानिंग होगा. So the inception phase of the unified process encompass both customer communication and planning activity. So planning activity में कौन कौन सी एक्टिविटी प्लानिंग में आएंगी, कम्युनिकेशन में क्या क्या फाइंडिंग्स हैं जो यूजर को बनवानी है, जो जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है. सो बाय कोलैबोरेटिंग विद द कस्टमर एंड एंड यूजर बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर आर आइडेंटिफाइड. कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होंगे क्लाइंट के साथ, इससे हमें क्या पता चलेगा, ये जो टिक लगे हैं बेसिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट है. हमें पता चलेगा कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो कि एड्रेस होनी है सॉफ्टवेयर में, ठीक है. A rough architecture for the system is proposed and a plan for the iterative incremental nature of the ensuing project is developed. अब जब ये रिक्वायरमेंट इस डेवलपर को दे दी गई, तो डेवलपर ने जो भी फैक्ट्स निकल के आए उससे एक आर्किटेक्चर बनाया. आर्किटेक्चर आप ये समझ सकते हैं कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसमें कुछ चीजें उसने मेजरली आइडेंटिफाई की और फर्दर उनको ब्रेक करते हुए कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किया. तो आप इसको रफ स्ट्रक्चर टाइप का भी बोल सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर फॉर्मुलेट किया जाता है जो कि अभी रफ है, उतना रिफाइंड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये इंसेप्शन फेज है. यहाँ पे हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम जितना ज्यादा हो सके चीजों को डिस्कवर कर लें, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज सेट या स्किल के साथ या रिफाइंड रिक्वायरमेंट के साथ आप चीजों को डेवलप करेंगे उतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर बनेगा. क्योंकि एक बार ट्रेन जब अपने स्टेशन को छोड़ देती है, ये एक एग्जांपल याद रखिएगा, याद रखने में मदद करेगा कि एक बार एक ट्रेन अगर स्टेशन को छोड़ देती है तो फिर वापस से ट्रेन को लाना और फिर सारी चीजें सबमिट करना या अपना सामान रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है. और अगर ऐसा करना पड़े तो बहुत ही कॉस्टली होता है ना. सो क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. इस पॉइंट पर बिजनेस रिक्वायरमेंट पे अगर 2 की जगह 10 मीटिंग करना पड़े करिए, लेकिन यहां पर पूरी चीजों को यहां पर पूरे टिक ले लीजिए. टिक मतलब रिक्वायरमेंट के पूरे सेट को ले लीजिए. अगर यहां कुछ चीज मिस हो गई, बाद में क्लाइंट बोलता है भैया हम ये भूल गए थे, ये भी होना था, तब गड़बड़ हो जाएगी, है ना. सो अपनी तरफ से पूरा मीटिंग करके हम आइडेंटिफाई कर लें, देन उसको प्लान करें. प्लान में हम एक रफ आर्किटेक्चर क्रिएट कर लें जो कि एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस को, इंक्रीमेंटल नेचर को फॉलो कर रहा होगा. इसका मतलब क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बन गया. अब मान लो इसको रिफाइन करना है तो यहाँ पे साइकिल चला दो, इसको रिफाइन करना है यहाँ पे साइकिल चला दो, इसको रिफाइन करना है यहाँ पे साइकिल चला दो. साइकिल चलाने का मतलब क्या है, इटरेटिव नेचर, हम पढ़ चुके हैं इटरेटिव मॉडल, राइट. सो इस तरह से चीजें इंक्रीमेंटली आगे बेटर होती चली जाती है. सो ये था हमारा इंसेप्शन फेज. दूसरे फेज की हम बात करें, चलिए मैं यहां लिख देता हूं दूसरा फेज. दूसरा फेज आपको याद होगा, दैट इज नोन एज elaboration phase. आपको पता है elaboration phase किन दो चीजों से मिलकर बना है, प्लानिंग और एक और फेज था. प्लानिंग के साथ आपको याद आ रहा होगा हमने यूज किया था मॉडलिंग. सो प्लानिंग और मॉडलिंग का कॉम्बिनेशन, ये किसका कॉम्बिनेशन था, इंसेप्शन, कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग का. अब ये किसका कॉम्बिनेशन है, प्लानिंग एंड मॉडलिंग का. सो इलैबोरेशन फेज कहता है इट एनकम्पासेस द कस्टमर कम्युनिकेशन एंड मॉडलिंग एक्टिविटीज ऑफ द जेनेरिक प्रोसेस मॉडल. यहां पर एक टर्म यूज हो रहा है दैट इज नोन एज जेनेरिक प्रोसेस मॉडल. In elaboration phase, as you know that it is the combination of planning and modeling phase. यहां पर एक टर्म आता है जेनरिक प्रोसेस मॉडलिंग. इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जेनरिक का मतलब होता है जनरलाइज्ड. जनरलाइज्ड मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के लिए चीजें नहीं बना रहे हैं. जो जो प्रोसेस मॉडल होगा वो जेनरिक होगा, मतलब कि डाइवर्सिफाइड चीजों के लिए वो एक कॉमन मॉडल, एक टेम्पलेट की तरह रेफर किया जा सकता है. सो जेनरिक का मतलब होता है जनरलाइज, मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए लिखा गया मॉडल, ठीक है. अब अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर की कोई स्पेसिफिक नीड आती है तो जेनरिक मॉडल को ही अपन कस्टमाइज फर्दर कर सकते हैं, ठीक है. सो इलैबोरेशन रिफाइंस एंड एक्सपांड द प्रिलिमिनरी यूज केसेस दैट वर डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द इंसेप्शन फेज. इंसेप्शन फेज से जो भी यूज केस हमें मिले
यूज केस क्या होता है, एक एक्टर है, ये एक्टर क्या कर सकता है, ये उसकी प्रोसेस है मान लो। तो ये पर्टिकुलर हमने एक अभी रफ लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर लेवल पर भी हमारा रफ आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है। तो ये जो यूज केस डायग्राम या यूएमएल की जो एक्टिविटीज हैं, ये सारी चीजें अभी रफली डिफाइंड हुई हैं कहाँ पर, इंसेप्शन फेज पे। इसलिए आपने नोटिस किया होगा एलैबोरेशन फेज में प्लानिंग जो फेज है वो कॉमन है। सो एक तरह से बोलना चाहिए वो एक इंटरसेक्शन एरिया है, राइट। सो इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन एरिया में हम क्यों इसको इंटरसेक्शन में लिखे गए, क्योंकि इसको हम रिफाइन करने वाले हैं यहाँ पर। बनी यहाँ पर भी यही चीज है, लेकिन इसको और बेटर करेंगे इस पर्टिकुलर एलैबोरेशन फेज पर। So elaboration refines and expand the preliminary use cases that were developed as part of the inception phase and expand the architectural representation to include the 5 different view of the software. अब ये जो यहाँ पर रफ आर्किटेक्चर बना था, इसी के फर्दर इंसेप्शन फेज में चले गए अब अपन, है ना। ये पर्टिकुलर 5 पार्ट में 5 पर्सपेक्टिव में ये आर्किटेक्चर रिफाइन किया जाएगा। पहला रहेगा यूज केस मॉडल। यूज केस मॉडल बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, अभी अगली यूनिट में अपन इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, कौन क्या कर सकता है ये यूज केस मॉडल बताता है। मतलब ये सारी प्रोसेसेस जो ओवल में लिखी गई हैं, ये एक्टर है, मान लीजिए ये एक्टर क्लाइंट है, तो क्लाइंट क्या कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक्टर अपना प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस प्रोवाइडर भाई साहब क्या कर सकते हैं, ये यहां पर मेंशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो सारी एक्टिविटीज को आप देखिए डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि क्लाइंट क्या कर सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर क्या कर सकता है। और ये आपको पता ही होगा कि डायग्राम किसी पैराग्राफ के पढ़ने से ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, बहुत जल्दी चीजें समझ में आती है, क्योंकि वहां पे कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, आराम से आप चीजों को समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो यूज केस मॉडल बनेगा इसमें। अब मतलब क्या कर रहे हैं अपन, इस रॉ आर्किटेक्चर को जो यहाँ पर बना था इंसेप्शन में, उसको और रिफाइन कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। देन हम बात करते हैं एनालिसिस मॉडल। सो एनालिटिकल लेवल पर जो भी हमारे मॉडलिंग हुई है उसको और अपन बेटर बनाएंगे, मतलब यहाँ पर जो भी अपने कंक्लूजन थे अब एनालिटिकल लेवल पर और ज्यादा रिफाइंड होंगे। देन डिजाइन मॉडल। डिजाइन मॉडल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि है ये यूएमएल का ही पार्ट, जो कि यूज केस डायग्राम भी है और डिजाइन का ही पार्ट होता है यूज केस डायग्राम। मतलब आप ये बोल सकते हैं डिजाइन मॉडल के अंदर ही यूज केस मॉडल आता है, बट यूज केस मॉडल एक स्पेसिफिक मॉडल है जिसको प्राइमरीली हम बनाते हैं, इसलिए इस पर फोकस किया गया है, इसलिए इसको अलग से लिखा गया है। अदरवाइज ये पार्ट होता है डिजाइन मॉडल का ही, ठीक है। देन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल एंड एट लास्ट डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब यहाँ पे हुआ क्या ये समझिएगा, हमने जो इंसेप्शन में रॉ आर्किटेक्चर बनाया था उसको हमने जूम इन कर दिया। मैंने आपको पहले बताया था जूम आउट मतलब जनरलाइज, जूम इन मतलब स्पेशलाइज, है ना। सो हम यहाँ पे एक एक चीज को जूम इन कर रहे हैं हम, और जैसे अपन गूगल मैप पे करते हैं ना जूम इन करते हैं, तो हमें और अंदर की सिटीज की गलियां वगैरह दिखने लगते हैं, मोहल्ले दिखने लगते हैं। तो हम यहाँ पर इसको भी जूम इन कर रहे हैं, तो हमें और माइक्रो स्ट्रक्चर्स का दिखना देखना पड़ेगा हमें इसको, हमें और अगर नहीं दिख रहा है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा, है ना। सो ये 5 पर्सपेक्टिव में हम इस आर्किटेक्चर को रिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो इसका फेज है दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन में आपको ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हम यहाँ पर कोडिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन फेज होता है वो आपने देखा होगा डायग्राम में भी अपन ने उसको एक ही फेज से आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि यहाँ पर इंसेप्शन में 2 से, यहाँ पर भी 2 से किया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमारे पास कंस्ट्रक्शन फेज ही था। ये इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फेजेस, इट इज जस्ट अ सिंगल फेज, सोलो फेज, और इसका मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यूजिंग द आर्किटेक्चरल मॉडल, जो भी यहाँ पे फाइंडिंग हो चुकी है ना, इसको अपन कंसिडर करेंगे, उसको इनपुट में लेंगे। The construction phase develops or acquires the software component that will make each use case operational for end user. जो जो चीजें अपन ने यहाँ पे डायग्राम में बनाई हुई हैं, ये सारे डायग्राम्स में, तो मैं यूज केस का एक एग्जांपल ले लूं, तो क्लाइंट क्या क्या कर सकता है, मान लो रजिस्टर कर सकता है, तो क्लाइंट में अपन ने लिख दिया रजिस्टर। क्लाइंट अगर रजिस्टर कर सकता है तो रजिस्टर करने के लिए कोई फॉर्म बनाना पड़ेगा, उस फॉर्म में कुछ वैल्यू क्लाइंट भरेगा, सबमिट करेगा, डेटाबेस में वो वैल्यू जाएंगी और क्लाइंट के लिए क्रेडेंशियल क्रिएट होंगे।
और उसके बाद क्या होगा, एक मान लो एक वेरीफाई नाम का भी एक यूज केस है, यहाँ पर यूजर वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन के लिए उसको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं आपको प्रोसेस की बात बता रहा हूँ, है ना। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोसेस जब तक होंगे नहीं तब तक क्लाइंट ना तो रजिस्टर कर पाएगा ना लॉग इन कर पाएगा, डैशबोर्ड नहीं देख पाएगा। ठीक है। सो ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो कि अपन ने यूज केस डायग्राम में लिखी थी, अब वो किसको दे दी जाती है, ये डायग्राम दे दिया जाएगा डेवलपर को। ये भाई साहब क्या करेंगे, डेवलपर इस पर्टिकुलर डायग्राम को कंसीडर करेंगे और अकॉर्डिंगली अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। चाहे वो लेआउट के लिए लिख रहे हो, वेबसाइट बनानी है तो कोई टेम्पलेट बना रहे हो, या फिर डेटाबेस के लिए डेटाबेस डिजाइनर कुछ काम कर रहा होगा, स्कीमा डिजाइन कर रहा होगा, या फिर बिजनेस लॉजिक लिखना हो, तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन फेज के अंतर्गत आने वाली है। नाउ यू कैन सी ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज इज द फोर्थ फेज. It is again the combination of construction plus deployment. So दो एक्टिविटीज में मेजरली रहेंगी, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. सो कंस्ट्रक्शन फेज बेसिकली क्या है, आपका कोडिंग फेज का, राइट. सो कंस्ट्रक्शन फेज बेसिकली क्या कर रहा था, इसमें जो भी अपन ने यूज केस डायग्राम वगैरह बनाए थे या डायग्रामिंग की थी उनको कोडिंग में कन्वर्ट कर रहा था. ट्रांजिशन फेज क्या कर रहा है, ट्रांजिशन फेज ऑफ द यूनिफाइड प्रोसेस एनकम्पास द लेटर स्टेजेस ऑफ द जेनरिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. कंस्ट्रक्शन को यहां पर कंस्ट्रक्शन फेज में भी कवर किया गया और कंस्ट्रक्शन यहां पर भी है ट्रांजिशन के अंदर. तो वहां जो हुआ था वो इनिशियल एक्टिविटी थी कंस्ट्रक्शन की, अब यहां पर और डिटेल्ड एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन की. ठीक है. सो ये फाइनल वर्जन है कंस्ट्रक्शन का, आप ये बोल सकते हो. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट कहां पर कवर हुआ कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन फेज में. उसका बाकी पार्ट कहां कवर हुआ, ट्रांजिशन फेज में. ये मैं बोलना चाह रहा हूं. ठीक है. सो सॉफ्टवेयर गिवन टू एंड यूजर फॉर बीटा टेस्टिंग एंड यूजर फीडबैक रिपोर्ट्स बोथ डिफेक्ट्स एंड नेसेसरी चेंजेस. हमने बोला कस्टमर वाई को या क्लाइंट बोल सकते हो आप इसको, कि यहां पर जो भी पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुआ है, हमने जो डेवलपमेंट किया है उस पर्टिकुलर कॉपी को आप एक बार देख लीजिए, बीटा टेस्ट कर लीजिए. क्या करने के लिए बोला, बीटा टेस्ट. सो बीटा टेस्टिंग करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई डिफेक्ट्स आए हैं या कोई फीडबैक है जो आप देना चाहते हैं, सो डिफेक्ट, फीडबैक और कोई नेसेसरी चेंजेस, ये तीसरा पार्ट है. नेसेसरी चेंजेस जो आपको लगते हैं कि यहां पर करने चाहिए, आप उन्हें बता सकते हैं. सो डिफेक्ट्स, फीडबैक एंड नेसेसरी चेंजेस क्लाइंट यहाँ पे कन्वे करेगा. वापस से ये चीज फर्दर सबमिट की जाएगी एंड देन रिफाइन होने के बाद फर्दर बीटा टेस्ट के लिए दिया जाएगा. फिर से वही प्रोसेस होगी. अगर मान लो कोई डिफेक्ट नहीं निकलता है, कोई नेसेसरी चेंज नहीं आता है, तो क्लाइंट बोल देगा ओके. इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सेप्टेंस. क्लाइंट ने बोला कि भाई एक्सेप्ट कर लिया है मैंने इसको. ठीक है. सो इसके बाद फर्दर आगे के फेज शुरू होते हैं. सो डिप्लॉयमेंट में बेसिकली इनिशियल लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट में क्या होगा अपना, कि यहां पर हम टेस्टिंग के लिए देंगे और फर्दर अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो कस्टमर के या क्लाइंट के मशीन पर उसको होस्ट कर देते हैं. दैट इज डिप्लॉयमेंट एक्चुअली. जब पूरा का पूरा सॉल्यूशन डेवलपर की मशीन से उठकर किसकी मशीन पर पहुंच जाए, क्लाइंट की मशीन पर. क्लाइंट यानी जो ओनर है एप्लीकेशन का, उसकी मशीन पर चला जाए और वहां पर जाके ये अपना परफॉर्मेंस एप्लीकेशन देने लगे, उसे डिप्लॉयमेंट बोलते हैं. ठीक है. तो क्या डिप्लॉयमेंट वहां पे हो पा रहा है, अगर हो गया है तो अपन अगले फेज की तरफ बढ़ सकते हैं. अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, नेक्स्ट फेज जो कि ट्रांजिशन तक हमने देखा था अभी तक, एक फेज और है दैट इज नोन एज प्रोडक्शन. अब ये प्रोडक्शन फेज आया कहां पर, जब हम वो पर्टिकुलर साइकिल पढ़ रहे थे तब डिप्लॉयमेंट से जो अपन सॉफ्टवेयर रिलीज कर रहे थे, डिप्लॉयमेंट से हम सॉफ्टवेयर रिलीज की तरफ जा रहे थे. जब सॉफ्टवेयर रिलीज जो बेसिकली है, उस फेज को आरयूपी के टर्म में क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं. सो प्रोडक्शन फेज बेसिकली इनहेरेंट फेज है. ये आपके उस डायग्राम में है ना मेंशन नहीं था, बट प्रोडक्शन फेज क्या आइडेंटिफाई करता है, इट कोइंसाइड्स विद द डिप्लॉयमेंट एक्टिविटी ऑफ द जेनरिक प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर रिलीज. So during this phase, the ongoing use of software is monitored. यहाँ पर सॉफ्टवेयर कैसा काम कर रहा है, डिप्लॉयमेंट हो गया ना, अब प्रोडक्शन वाली एक्टिविटी क्या करेगी, अच्छे से चल रहा है कि नहीं सॉफ्टवेयर.
सो मॉनिटरिंग होगी यहाँ पर, सारे पैरामीटर इंडिकेटर्स को टेस्ट किया जाएगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं, है ना। सपोर्ट फॉर द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, अब ऑपरेटिंग एनवायरमेंट का मतलब समझना, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट, मान लीजिए एनवायरमेंट की बात अपन कुछ इस तरह से करें कि कोई सॉफ्टवेयर विंडोज सपोर्ट कर रहा है। अब मान लीजिए क्लाइंट ने अपनी मशीन चेंज की, मशीन चेंज करके वो लिनक्स पे चला गया, तो क्या वो जो सॉफ्टवेयर आपने विंडोज के लिए तैयार किया था, क्या वो लिनक्स मशीन पर भी ऑपरेट कर पाएगा? सो एनवायरमेंट चेंज बोलते हैं बेसिकली इसको। यहाँ पे एनवायरमेंट बदल गई, तो क्या नई एनवायरमेंट पे वो उतना परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है और अगर नहीं कर रहा है तो क्या वहां पर कोई डिफेक्ट आ रहे हैं, कुछ फीडबैक, कुछ नेसेसरी चेंजेस हो सकते हैं, तो उनको इवेल्युएट करने की जरूरत है। और अगर कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उनको ऑटो वायरिंग करने की जरूरत है, हमें वायरिंग करना पड़ेगी उनकी, है ना। मतलब एज अ डेवलपर आपको वहां पे जाके देखना पड़ेगा कि लिनक्स में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उस सॉफ्टवेयर के चलने को लेकर, क्या कोई प्लगइन्स मिसिंग है, कोई सपोर्ट सिस्टम मिसिंग है, और अगर ऐसा है तो अवेलेबल कराइए, और उसको ओके जैसा वो यहाँ चल रहा था वैसा ही लिनक्स मशीन पर भी चलना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोडक्शन फेज। थैंक यू।